नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज के डेली टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम टेस्ट सीरीज 7 को सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। परिपथ में निम्न में से कौन सा एलिमेंट एक्टिव होता है। तो बताना है कि कौन सा एलिमेंट एक्टिव होगा। ऑप्शन देखिए, प्रतिरोध, प्रेरक, कैपेसिटेंस, आदर्श धारा स्रोत। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो ध्यान रखिए, जो एक्टिव एलिमेंट होंगे, एक्टिव एलिमेंट उन्हें बोला जाता है जो वोल्टेज और धारा के स्वरूप को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उनको ऑन करने के लिए क्या होते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये भी ध्यान रखें, जैसे सिलिकॉन डायोड हुआ और जैसे जर्मेनियम डायोड हुआ, इनको क्या होता है, अतिरिक्त ऑन करने के लिए अतिरिक्त वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखें। और जो ये एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, विद्युत जो ऊर्जा होती है उसका खपत भी करते हैं और आपूर्ति भी करते हैं। ये भी ध्यान रखें, एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा की खपत और आपूर्ति दोनों का कार्य करते हैं। तो हमने देखा पहला कार्य क्या था एक्टिव एलिमेंट का। तो एक्टिव एलिमेंट का पहला कार्य ये था कि ये क्या करते हैं, वोल्टेज और धारा के स्वरूप को चेंज कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि एक्टिव एलिमेंटों को ऑन करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा क्या था कि एक्टिव जो एलिमेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये विद्युत ऊर्जा की खपत के साथ साथ ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति भी करते हैं। ये ध्यान रखें। अब देखिए एक्टिव जो एलिमेंट होगा वो कौन सा कहलाता है, वो होगा आदर्श धारा स्रोत। इसका राइट आंसर क्या होगा, आदर्श धारा स्रोत। जो पैसिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो होंगे देखिए प्रतिरोध, प्रेरक और कैपेसिटेंस। ये क्या होते हैं, ये होते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। अब पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो पैसिव कंपोनेंट्स वह होते हैं जो धारा और वोल्टेज के स्वरूप को चेंज नहीं करते हैं और साथ ही में क्या है, इनको ऑन करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी बात यह है कि ये विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, क्या करते हैं, खपत करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को खपत करते हैं। तो ध्यान रखें। तो एक्टिव एलिमेंट जो होंगे इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आदर्श धारा स्रोत। अब ये आदर्श धारा स्रोत होता क्या है। अब देखिए जो आदर्श धारा स्रोत जो होंगे वो क्या कौन से होते हैं, तो आदर्श धारा स्रोत लोड को धारा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। धारा जो स्रोत होते हैं उनका कार्य क्या होता है, उनका कार्य ये होता है कि लोड को धारा प्रदान करने के लिए। और ध्यान रखें, धारा स्रोत को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये भी एक विशेष ध्यान रखें, क्या करना चाहिए, आदर्श धारा स्रोत जो होता है। अब देखिए इसका जो आंतरिक जो प्रतिरोध होगा, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होता है, तो आदर्श धारा जो स्रोत होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। और धारा जो स्रोत होता है आदर्श न होकर क्या, धारा स्रोत, यदि धारा स्रोत बोला जाए तो उसका क्या होगा, उच्च होगा। ये ध्यान रखें। अब जो धारा स्रोत के उदाहरण जो हैं वो क्या होते हैं, ये भी ध्यान रखें, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जो एलडीआर होता है, एक क्या होता है, एलडीआर होता है, एक होता है फोटो डायोड होता है, एक होता है आईजीबीटी, आईजीबीटी और एक बीजेटी, बीजेटी और एक क्या होता है, ट्राइक। ये क्या होते हैं, इनके उदाहरण होते हैं। तो ये ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता के समान है, कंडक्टिविटी के समान बताना है कौन सा गुण होगा। ऑप्शन देखिए, चुंबकशीलता, बी है धारणशीलता, सी है प्रतिरोधकता और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए जो चालकता जो होती है वो क्या होती है, वह प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है, चालकता बोला जाता है। अब जो चालकता जो ये गुण होता है ये किसके लिए होता है, चालक पदार्थ, चालक धातुओं के लिए होता है। ये क्या होता है, ये विद्युत धारा को सुगमता प्रदान कराता है। क्या करता है, ये विद्युत धारा को सुगमता यानी प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से इसके समान कौन सा होगा, तो ऑप्शन देखिए, चुंबकशीलता, धारणशीलता, प्रतिरोधकता, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चुंबकशीलता। इसे बोला जाता है परमेबिलिटी। अब चुंबकशीलता क्या होती है, ये एक चुंबक का विशेष गुण होता है जो क्या करता है, ये चुंबक को स्टोर करने का क्या रहता है, गुण रहता है कि चुंबक के गुण कितने स्टोर करता है, यानी चुंबक के गुण को कितनी मात्रा में स्टोर करता है, ये उसकी चुंबकशीलता कहलाती है। धारणशीलता क्या होती है, स्टोर करने का गुण होता है। प्रतिरोधकता क्या होती है, ये एक कुचालक पदार्थों की क्या होती है, ये उसका एक रेजिस्टिव गुण होता है जो क्या करता है, ये धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये भी नहीं होगा। तो चालकता के समान कौन सा हुआ, वो हुआ चुंबकशीलता। ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इससे क्या होगा, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूं जो आगामी एग्जामों में हेल्पफुल होंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस आवर्ती का आवर्तकाल सबसे कम होगा। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि आवर्तकाल और आवर्ती का जो संबंध है वो किस प्रकार से होता है, पहले इसे जान लीजिए। तो आवर्तकाल जो होगा वो क्या होता है, आवर्ती क्या होगी, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होती है, विलोमानुपाती भी इसे बोला जाता है। टी को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। इसे आवर्तकाल बोला जाता है। और आवर्तकाल जो होता है वो किसके विलोमानुपाती होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के। ये ध्यान रखें। अब देखिए, अब ऑप्शन देखिए, कौन सी आवृत्ति का सबसे कम आवर्तकाल होगा। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का मान हम ज़्यादा लेंगे तो आवर्तकाल का मान कम होगा। हमें यही बताना है कि सबसे कम कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी का क्या होगा, सबसे कम आवर्तकाल होगा। तो ऑप्शन में देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मान कौन सा है, 100 मेगाहर्ट्ज़। ये इसका राइट आंसर होगा। और यदि सबसे कम फ्रीक्वेंसी है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ये भी ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तरंग का वर्ग माध्य मूल मान कितना है, 220 वोल्ट है एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तरंग का आवर्ती गुणांक होगा, यानी इसका फॉर्म फैक्टर बताना है कितना होगा। तो एक तरंग का वर्ग माध्य मूल मान कितना है, 220 वोल्ट है और आवर्ती कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो तरंग का आवर्ती गुणांक होगा। तो देखिए, जो रूप गुणांक इसे बोला जाता है, रूप गुणांक भी बोला जाता है, इसे फॉर्म फैक्टर भी बोला जाता है और इसे आकृति गुणांक भी बोला जाता है। तो जो फॉर्म फैक्टर जो होता है, देखिए फॉर्म जो फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आरएमएस मान बटा औसत मान के अनुपात को क्या बोला जाता है, फॉर्म फैक्टर बोला जाता है। तो आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को क्या बोला जाता है, फॉर्म फैक्टर। आरएमएस मान जो होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी तरंग का वर्ग माध्य मूल मान होता है, ये इसका औसत मान होता है। तो ध्यान रखें, अब जो एसी तरंग है, एसी तरंग का आरएमएस मान जो होगा वो कितना होता है, वो होता है 0.707। अब इसमें औसत मान जो होता है वो कितना होता है, 0.637 ये होता है। ये ध्यान रखें। आरएमएस मान कितना होता है, 0.707 और इसका औसत मान कितना होता है, 0.637। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे, आरएमएस मान में औसत मान का जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वो होगा 1.11। ये क्या होता है, ये फॉर्म फैक्टर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 1.11। ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होना चाहिए, 1.11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक ज्यावक्रीय तरंग का शिखर से शिखर तक का मान कितना है, 400 वोल्ट है, यानी पीक टू पीक वैल्यू कितनी है, 400 वोल्ट है।
तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, यानी इसका आरएमएस मान बताना है। क्या बताना है, इसका आरएमएस मान इसका बताना है। तो क्या होगा, अब देखिए शिखर से शिखर जो मान है, पीक टू पीक जो वोल्टेज है वो कितने हैं, 400 वोल्ट होता है। अब पीक टू पीक जो वोल्टेज, पीक टू पीक जो मान होता है, शिखर मान, वो क्या होता है, वो देखिए इसी प्रकार से ये तरंग है। तरंग का अधिकतम मान प्लस में और माइनस में अधिकतम मान के बीच का क्या रहता है, ये अंतर रहता है। तो ध्यान रखें, ये अधिकतम मान से लेकर धनात्मक तरंग का अधिकतम मान और ऋणात्मक तरंग के अधिकतम मान के बीच का अंतर होता है। क्या होता है, ये शिखर टू शिखर बोला जाता है, इसे पीक टू पीक। अब देखिए आरएमएस जो मान होगा, जो आरएमएस मान जो क्या होगा इसका, वो क्या होगा, देखिए अब इसका हम वी मैक्सिमम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पीक टू पीक वोल्टेज से हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज। तो पीक टू पीक से जो वी एम निकाला जाता है वो कितना होता है, वो होता है पीक वोल्टेज का हाफ होता है। कितना हो जाएगा, 200, कितना हो गया 200 वी एम, कितना हो गया 200 वी एम। अब देखिए जो आरएमएस जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है वी मैक्सिमम का √2। कितना होता है, वी मैक्सिमम का √2। अब वी मैक्सिमम यहाँ पर कितना है, अपने निकाला पीक टू पीक से आप कर कर इसमें से वी एम निकाल लिया। वी एम कितना हो गया, वो हो गया 200 और √2 का डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूले में रखकर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होगा। जो ऑप्शन में देखिए निम्न प्रकार से है 200 वोल्ट वी मैक्सिमम अपॉन √2। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरंग का वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान समान होगा। तो कौन सी तरंग होगा जिसका वर्ग माध्य मूल मान यानी आरएमएस वैल्यू और उसकी एवरेज वैल्यू समान होती है, कौन सी तरंग होगी। देखिए ऑप्शन देखिए, वर्गाकार तरंग, ज्यावक्रीय तरंग, त्रिभुजाकार तरंग और अर्ध तरंग डिष्टकारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सी होगी, वर्गाकार जो तरंग होती है। ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि इसका वर्ग माध्य मूलमान और औसत मान दोनों ही क्या रहते हैं, समान। तो इनका क्या रहेगा, एक, यानी दोनों का क्या रहता है, समान रहता है। अब जो ज्यावक्रीय तरंग होती है, जो ज्यावक्रीय तरंग होती है, इसका औसत मान कितना होगा, इसका औसत मान होगा 0.637। कितना होगा, 0.637। त्रिभुजाकार जो तरंग होती है, इसका जो औसत मान कितना होगा, ये ध्यान रखिए, इसका औसत मान होगा 0.5, कितना होगा, वी मैक्सिमम का। और ये जो है ये कितना है, वी मैक्सिमम के मान है त्रिभुजाकार के लिए, ये हो गया है। अब देखिए अर्ध तरंग डिष्टकारी के लिए कितना होगा, 0.57 वी मैक्सिमम। ये ध्यान रखें, अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी मशीनों में कम्यूटेटर कार्बन ब्रूस की संख्या निर्भर करती है। डीसी मशीनों में कम्यूटेटर होता है, उसमें जो कार्बन ब्रूसों की जो संख्या होगी वो किस प्रकार से निर्भर करती है कि कितने कार्बन ब्रूस होंगे। तो ऑप्शन देखिए, आर्मेचर की गति पर, वाइंडिंग के प्रकार पर, वोल्टता पर या आर्मेचर की धारा की मात्रा पर। तो ये ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। वो किस पर निर्भर करता है, कार्बन ब्रूसों की संख्या वो करती है आर्मेचर धारा की मात्रा, यानी आर्मेचर धारा की मात्रा पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर में विकसित शक्ति क्या होगी। अब देखिए डीसी जो मोटर होती है उसके आर्मेचर में इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिसे क्या बोला जाता है। अब देखिए जो डीसी जो आर्मेचर है, डीसी का आर्मेचर में क्या होगी, एक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगी। वो क्या होती है, P बराबर क्या होती है, EB इंटू IA, यानी आर्मेचर में क्या उत्पन्न होता है, बैक EMF, और आर्मेचर के धारा के गुणनफल को क्या बोला जाता है, आर्मेचर की शक्ति बोला जाता है। तो क्या उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न होती है। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PE बराबर EB इंटू IA। तो ऑप्शन देखिए क्या है,
सप्लाई वोल्टेज इंटू आर्मेचर धारा, या अब देखिए सप्लाई वोल्टेज इंटू बाहर धारा। सी है बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर धारा और बैक ईएमएफ इंटू बाहर धारा। तो हमेशा ध्यान रखिए जो आर्मेचर होता है उसमें क्या उत्पन्न होता है, बैक ईएमएफ। तो क्या होगा देखिए बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर धारा को क्या बोला जाता है, आर्मेचर में विकसित शक्ति। ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर 400 वोल्ट पर 100 एम्पीयर बाहर धारा लेती है। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध 200 ओम है तो आर्मेचर धारा बतानी है। क्या है, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है। ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या होगा, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर यानी कंपाउंड मोटर होगी, उसमें एक सीरीज भी होगी और एक शंट भी होगी। अब देखिए लॉन्ग का मतलब होगा, ये हो गया यहाँ पर फील्ड। अब देखिए यहाँ से बना लेते हैं फील्ड को। अब ये क्या हो गया है, यहाँ पर देखिए ये हो गया है सीरीज फील्ड SE। इसे बोला जाता है आर्मेचर। इसमें प्रवाहित धारा होगी IA, इसे A से डिनोट किया जाता है। और ये कौन सी है, ये है सीरीज फील्ड, ये है आर्मेचर और ये क्या है इसका शंट फील्ड। अब लॉन्ग शंट क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो शंट है वह पूरे आर्मेचर और सीरीज फील्ड के दोनों के सिरों में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग शंट। और शॉर्ट शंट जो होगा तो उसे आर्मेचर के दोनों हिस्सों में जोड़ दिया जाता है, यानी सीरीज को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ध्यान रखें। अब लॉन्ग शंट हो गया है। अब देखिए जो शंट प्रतिरोध है वो उसका कितना ओम है, 200 ओम का शंट प्रतिरोध है। और अब यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, इसमें कितने वोल्टेज की सप्लाई जुड़ी हुई है, 400 वोल्टेज की। कितने की जुड़ी हुई है, 400 वोल्टेज की यहाँ पे सप्लाई जुड़ी हुई है। मोटर लोड करंट कितना ले रही है, 100 एम्पियर का क्या ले रही है, लोड करंट ले रही है। तो सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बताना है कि आर्मेचर धारा इस वाले मार्ग में बताना है कि धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो इससे पहले हम शंट की बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए जो लोड करंट जो होता है वो क्या होता है, IL बराबर ISH प्लस IA। ये ध्यान रखें। अब हमें निकालना है कि अब देखो यहाँ से 400 वोल्टेज। अब पहले हम शंट फील्ड की क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो शंट फील्ड की करंट क्या होगी, ISH बराबर V/RSH। अब देखिए ISH जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट। 400 वोल्ट में कितना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, भाग देंगे सॉरी, क्योंकि हमने RSH से डिवाइड करना है। तो कितना हुआ, 2 एम्पियर। अब जो शंट फील्ड है उसमें कितनी जा रही है, 2 एम्पियर, और लोड करंट कितना है, 100 एम्पियर। अब आर्मेचर में कितना जाएगा, तो देखिए हमने फॉर्मूला देखा कि क्या होता है, देखिए IL बराबर क्या होता है, ISH प्लस IA। इसी में क्या हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर और जो सीरीज फील्ड है दोनों में क्या जाएगी, समान करंट जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से IL कितना है, 100 है, 100 एम्पियर। ISH कितना हुआ, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर प्लस IA कितना निकलना होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 98 एम्पियर। ध्यान रखिए कितना होगा, 98 एम्पियर इसके आर्मेचर में से जाएगी। आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों में से कितनी जाएगी, 98 एम्पियर जाएगी। और शंट जो है, शंट फील्ड है उसमें कितनी जाएगी, 2 एम्पियर। ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग अवस्था में रोटर आवृत्ति FR होगी यदि सप्लाई आवृत्ति क्या है, F, और तथा स्लिप क्या है, S है। तो ध्यान रखिए जब मोटर स्थिर अवस्था में रहती है तो क्या होता है, देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी और रोटर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, बराबर रहती है। और मोटर जब रनिंग अवस्था में घूर्णन करने लग जाती है तो उसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, स्लिप इंक्लूड हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लिप इंक्लूड हो जाती है। ध्यान रखें, अच्छा टॉपिक है ये भी। अब यहाँ से दिखाना अपने को है
कि रोटर जो आवृत्ति होगी, रोटर आवृत्ति क्या होती है, स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी इसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या होगा, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर सप्लाई इनटू या स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो किस में है देखिए, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू स्लिप। ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में, अब क्या होता है, ये 3 फेज जो प्रेरण मोटरें होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए क्या होते हैं, स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि ये प्रारंभ में 5 से 7 गुना क्या लेती है, धारा लेती है। तो इस अतिरिक्त धारा से बचाने के लिए, मोटर को बचाने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो प्रेरण मोटर के लिए ऑप्शन देखिए क्या है, कम वोल्ट का मोटर और स्टार्टर के लिए प्रयुक्त करते हैं। बी है प्रतिरोध को रोटर परिपथ में डाल दिया जाता है। सी ऑप्शन है प्रतिरोध को स्टेटर परिपथ में डाल दिया जाता है। डी है अनुप्रयुक्त वोल्टता प्रति फेज लाइन वोल्टता का कितना होता है, 57.8% होता है। यही इसका क्या है, राइट आंसर है। क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो हम लगाई गई वोल्टता जो होती है प्रति फेज लाइन वोल्टेज का कितनी होती है, वो होती है 57.8%, यानी कितनी होती है 1/√3। क्या होगी, VL की क्या हो जाती है, लाइन वोल्टेज की क्या हो जाती है, √3 गुना हो जाती है, अपॉन √3 गुना हो जाती है। ध्यान रखें क्या हो जाती है, लाइन वोल्टेज अपॉन क्या हो जाती है, √3। तो कितना हो गया, 57.8% ये हो जाती है। ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते समय कौन सी क्षति होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते समय कौन सी क्षति होती है। ऑप्शन देखिए, लोह हानि, घर्षण और विंडेज हानि, ताम्र व घर्षण हानि, उपरोक्त सभी। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब हम चेंज करते हैं, किनके द्वारा किया जाता है। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम जनरेटर के द्वारा भी कर सकते हैं और अल्टरनेटर के द्वारा भी किया जाता है। अब ये जो कन्वर्ट जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, इनमें क्या होता है, हानियाँ होती है। तो कौन कौन सी होगी, लोह हानि भी होगी, घर्षण और विंडेज हानि भी होगी, ताम्र और घर्षण हानि भी होगी। तो क्या होगी, उपरोक्त सभी हानियाँ होती है। ये ध्यान रखें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते समय सभी प्रकार की हानियाँ होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तांबे की हानि, जो कॉपर जो लॉसेज होता है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन देखिए, कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण होती है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, लघु परिपथ परीक्षण से प्राप्त होता है, डी है उपरोक्त सभी। तो जो तांबे की जो हानि होती है, कॉपर जो लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं I² के रूप में। किसके रूप में होते हैं कॉपर लॉसेज, I²। I² का मतलब क्या हो गया, ये हो गया है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, और कुंडली के जो प्रतिरोध होता है उसके भी क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखिए, कुंडली के प्रतिरोध के कारण भी होती है और ये विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती भी होती है। और ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर में जब हम कॉपर लॉसेज ज्ञात करना होता है तो एक परीक्षण किया जाता है जिसे बोला जाता है शॉर्ट सर्किट परीक्षण। लघु परिपथ परीक्षण से क्या करते हैं, प्राप्त भी करते हैं, तांबे कॉपर लॉसेज को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। आयरन लॉसेज प्राप्त करने के लिए ओपन सर्किट का क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। और आयरन जो लॉसेज होता है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है और कॉपर लॉसेज किस पर करता है, धारा के वर्ग के समानुपाती भी होता है, यानी करंट पर भी निर्भर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि वोल्टता को स्थिर रखते हुए आवृत्ति 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक क्या होती है, परिवर्तित हो, तो आपूर्ति से जुड़े कुंडलन का प्रेरणिक प्रतिकाय यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा। तो ये बताना है, क्या बताना है, एक्सेल जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो क्या होता है, 2πfL होता है। अब इसमें क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। कितना किया गया है, 50 थी पहले, कितनी थी 50 हर्ट्ज थी। अब इंक्रीज करके इसको
क्या कर दिया गया है, 100 हर्ट्ज इसको कर दिया गया है, यानी 100 हर्ट्ज कर दिया गया है। तो जो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो क्या हो जाता है, वह भी 2 गुना हो जाता है, क्योंकि ये एक्सेल जो होता है ये समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के। तो ध्यान रखें, इसीलिए फ्रीक्वेंसी को हम दुगना बढ़ाएंगे तो दुगना बढ़ेगा, आधा हम घटाएंगे तो आधी हो जाएगी। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ध्यान रखें, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।